बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटे, जो हम फिज़िक्स पढ़ते हैं आम तौर पर बच्चे जो हैं उसको रट्टा शिट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली फ़िज़िक्स का ताल्लुक हमारी एवरीडे लाइफ के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द की अशिया को देखें तो उसमें फ़िज़िक्स अप्लाई होती है। तो हमने एक माइंड बनाना है, अपना एक ट्रेंड बनाना है कि जो भी चीज़ हम देखें उसको कोरिलेट करें कि ये फ़िज़िक्स के कौन से फिनोमेना के साथ रिलेटेड है। तो डेफिनेटली फ़िज़िक्स जो है वो एक इंजॉयबल सब्जेक्ट जो है वो बन जाता है। अब इसमें आपकी किताब में साइड पे जो इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ दी गई हैं तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले जो बात आती है वो है इनर्शियल मास की। अब देखिए, किसी भी बॉडी का हम मास जो मेजर करते हैं तो किस तरह करते हैं, ये फिजिकल बैलेंस हम ले लेते हैं। इसमें हम ऐसा करते हैं कि एक तरफ जो है लोड जिसका मास हमने मालूम करना है वो डाल देते हैं और दूसरी तरफ जो है ये बाट डाल देते हैं। और बाट का, हर बाट का हमें पता होता है कि इसका वेट कितना है, इसका मास कितना है। एक्चुअली ये हम मास मालूम कर रहे हैं तो इसके ऊपर लिखा होता है 10 kg, 40 kg, 20 kg या कम भी हो सकता है 1 kg, 2 kg इसके ऊपर लिखा होता है, यानी कि ये किलोग्राम में दिया होता है इसका मास। अब हमने इसका मास मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, एक फिजिकल बैलेंस ले लेते हैं। तो जो बॉडी जिसका मास हमने मालूम करना है वो इधर डाल देते हैं और यहाँ जो है क्या करते हैं, मुसलसल जो है वेरिएंग बाट जो है इसके अंदर जो है वो डालना शुरू कर देते हैं, वेट जो है डालना शुरू कर देते हैं। तो 1 किलोग्राम, 2, 3, 4 और यहाँ से इसको पकड़ के देखते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये बैलेंस जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है, यानी कि दोनों जो हैं पलड़े जो हैं वो एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, या ये जो हमारा रॉड है ये वर्टिकल आ जाता है। जाहिर है जब इधर इसका लोड ज़्यादा होगा, यहाँ बाट कम डालेंगे तो ये जो स्पैन होगा वो नीचे की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसका लोड इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि ये नॉन बाट इसके अंदर डालते जाते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली फिर देखते हैं कि ये इसकी वैल्यू कितनी है, जितनी इनकी वैल्यू आती है हम कहते हैं कि इसका मास भी उतना ही है। बेसिकली क्या हो रहा है, वो ये रहा है कि ये देखिए हमने यहाँ से उसको पकड़ा हुआ है तो ये मास नहीं, बेसिकली ये वेट है जो इसको इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये देखिए ये रॉड जो है इसका ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे फोर्स लग रही डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अब इसका जो वेट है वो mg के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ वेट जो है डालना शुरू कर देते हैं। तो जब इन दोनों का मास आपस में बराबर होगा तो ये वेट और ये वेट, यानी कि ये कह लें कि WC है, ये अननोन है, तो ये दोनों का वेट जो है जब आपस में बराबर होता है तो बेसिकली G से G कैंसिल कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि दोनों का मास आपस में बराबर है। तो इस तरह ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम किसी भी बॉडी का मास जो है वो निकाल सकते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है आमतौर पर ग्रेविटेशनल मास। यानी कि ये जो मास इसका हमने मालूम किया है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मालूम किया है, तो इसको ग्रेविटेशनल मास कह देते हैं। अब इमेजिन करें कि अगर हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे ये लोड हमने इसके अंदर डाल दिया, इधर कुछ भी नहीं डाला, लेकिन फिर भी ये बैलेंस ही रहेगा। क्यों बैलेंस रहेगा, कि यहाँ फोर्स नहीं लग रही, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो फोर्स लगेगी ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम ये फिजिकल बैलेंस से एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 के बराबर है तो हम इसका मास मालूम नहीं कर सकते इस टेक्निक से। वजह आपके सामने जाहिर होगी कि जब इसके ऊपर फोर्स ही नहीं लग रही और यहाँ जो है हमने कुछ भी नहीं रखा तो भी ये बैलेंस ही रहेगा। इसमें ना ये टार्क पैदा कर सकेगा ना इधर हमें टार्क पैदा करने की ज़रूरत पेश आएगी, तो ये हमारा बैलेंस जो है बैलेंस ही रहेगा। फिर वहाँ पे हम मास या किसी बॉडी का किस तरह मालूम कर सकते हैं, तो उसके लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इसमें ये देखें, ये एक रॉड है, इस रॉड के यहाँ हम अटैच कर देते हैं वो मास जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, और यहाँ कैलिब्रेटेड और वेरिएबल मास इसके साथ जो अटैच करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ जिस तरह ये कैलिब्रेटेड लोड जो है यहाँ हमने डाला था। और हम क्या करते हैं,
पहले इसके साथ कुछ लोड बांध के, यानी कि मास कैलिब्रेटेड मास जो इसके साथ अटैच करके, और ये यहाँ पे जो अननोन मास जो हमने मालूम करना है वो इसके साथ अटैच किया, उसको घुमा देते हैं। अब जब घुमाते हैं तो क्या होता है, अगर तो ये दोनों का मास बराबर होगा तो ये स्मूथली रोटेट करेगा, इसमें वबलिंग नहीं होगी। क्यों? इसका इनर्शिया और इसका इनर्शिया जो सेम होगा, क्योंकि आपको पता है कि मास जो है ये इनर्शिया को करता है मेजरमेंट। इनर्शिया जो है वो मास के रिलेटेड होता है। मास ज़्यादा होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा इनर्शिया कम होगा। तो अगर इसका मास ज़्यादा है या इसका मास ज़्यादा है तो क्या होगा, जब इसको रोटेट करेंगे तो ये वबल करेगा। तो इसकी वबलिंग जो होगी उस वक्त होगी जब दोनों का मासेस आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, इस मास को वेरी करवाते जाते हैं अब, और इसको साथ साथ फिर रोटेट करवाते जाते हैं, यानी कि इसको वेरी किया फिर रोटेट करवाया, फिर वेरी किया फिर रोटेट करवाया। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये स्मूथली रोटेट करना शुरू कर देता है, इसमें वबलिंग नहीं होती, तो उस वक्त क्या होता है, जितना ये मास हमने जो कैलिब्रेटेड मास यहाँ पे अटैच किया था, जितना इसका मास होगा उतनी इसका मास होगा, तब ये स्मूथली रोटेट करेगा। तो इसका जो हम मास मेजर करते हैं उसको नाम देते हैं इनर्शियल मास का। लेकिन हमने ये देखा प्रैक्टिकली कि इनर्शियल मास यानी कि इस टेक्निक से मास निकालें या इस टेक्निक से मास निकालें, दोनों मासेस आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशनल मास जो है वो इनर्शियल मास के बराबर होता है। ये व्हील बैलेंसिंग का आपने शायद प्रोसेस देखा हो, गाड़ियाँ जो होती हैं उनके व्हील जो है उनको किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। अगर व्हील बैलेंस ना हो तो क्या होता है, हाई स्पीड पे जो स्टीयरिंग होता है वो बल करना शुरू कर देता है, बल्कि पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो वाइब्रेट करती है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि व्हील को बैलेंस किया जाता है। तो उसमें भी यही टेक्निक होती है कि व्हील जो है एक रॉड के ऊपर चढ़ा के उसको रोटेट करवाया जाता है। तो मशीन जो है डिटेक्ट करती है कि किस पॉइंट के ऊपर इसका मास कम है, तो वहाँ पे वो फिर जो टेक्नीशियन होता है क्या करता है, जितना मास मशीन ने बताया है उतना मास जो उसके साथ अटैच कर देते हैं। अब जब वो हाई स्पीड से रोटेट करवाते हैं व्हील को तो वो वबल नहीं करता। तो इसका मतलब ये होता है कि जब चारों तरफ व्हील के एक जैसा मास होता है तो उसकी वबलिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये वही टेक्निक है, उसी टेक्निक से हम अननोन मास जो मालूम कर सकते हैं एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है जीरो के बराबर। अब दूसरी जो इन्फॉर्मेशन आपकी किताब में दी गई है वो है कि एक कार जो है वो रोड पे जो चलती है तो वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से कार जो है वो एक्सोरेट होती है, यानी कि आगे की तरफ मूव करती है फास्टर स्पीड के साथ। तो ये देखें, ये हमारे पास रोड है और इसके ऊपर ये कार है। अब कार के जो पहिए होते हैं, अगर रोड और कार के दरमियान यानी कि कार के पहियों के दरमियान यहाँ फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, कार के पहिए एक ही जगह पे घूमते जाएंगे, कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोरेट नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है रोड और टायरों के दरमियान, यानी कि टायर गाड़ी के और रोड के दरमियान ये जो फ्रिक्शन है ये एक्चुअली वो फोर्स है जो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। देखिए इंजन जो होगा वो तो पहियों को रोटेट करेगा ना, अब पहिए रोटेट हो रहे हैं लेकिन यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, एक ही जगह पे वो पहिए जो है रोटेट करते जाएंगे। जो मेरे बच्चे जो हैं देहात से तल्लक रखते हैं उन्हें पता है कि जब ट्रैक्टर जो है वो किसी कीचड़ वगैरह में फंस जाता है तो लोग फिर क्या करते हैं, उनके पहियों के नीचे जो है वो पत्थर या ईंटें जो है डालना शुरू कर देते हैं ताकि टायर और जो हमारा सरफेस है ज़मीन की उसके दरमियान फ्रिक्शन पैदा हो, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करे। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ट्रैक्टर जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। तो इसका मतलब बेसिकली कार को एक्सलरेट करने वाली जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है टायर के और रोड के दरमियान जो होती है। तो इसलिए टायर जो हैं जब वो घिस जाते हैं तो उनकी फ्रिक्शन कंपैरेटिवली कम हो जाती है, तो फिर गाड़ी को कंट्रोल करना जो है कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तीसरी बात जो है वो ये है कि ये कश्ती है, ये बोट है, इसके ऊपर जो है एक बंदा जो है अंदर बैठा हुआ है। वो अब अगर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लोड फेंकता है तो कश्ती जो है इस डायरेक्शन में चलती है। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन है कि टोटल मोमेंटम या सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। देखें पहले ये लोड भी स्टेशनरी था, कश्ती भी, बोट भी स्टेशनरी थी, लेकिन जब लोड जो है इस डायरेक्शन में मूव करना उसने शुरू कर दिया, इसको बंदे ने जो है आदमी ने इस एक डायरेक्शन में फेंकना शुरू कर दिया,
तो सिस्टम का जो कंजर्वेशन है, इनके लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है उसकी एप्लीकेशन के लिहाज से सिस्टम को इधर मूव करना चाहिए, क्योंकि ये इसका पार्ट पे इधर मूव उसने करना शुरू कर दिया है। इनका सम जो है, मोमेंटम का सम जो है फिर भी 0 के बराबर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम बैगेज जो है एक जगह एक तरफ फेंकते हैं, या क्या लेके पत्थर वगैरह जो है एक डायरेक्शन में फेंकते कश्ती के ऊपर बैठ के, तो कश्ती जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। अच्छा, इसमें जो पेजेस हैं ये 55 पेज के ऊपर है दोनों आपकी इंफॉर्मेशन, और यह 56 पेज पे। अच्छा, एक और बात भी आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, वो भी आप सही बात कह सकते हैं, यानी कि वो भी सही है, क्योंकि आप इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसका रिएक्ट क्या होगा, कश्ती दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यानी कि सारी की सारी ज़ाहिर है लॉ जो होते हैं एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी कह सकते हैं, उसकी भी ये एप्लीकेशन है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की भी एप्लीकेशन ये कह सकते हैं। ये पेज 56 पे ही है कि विच विल बी मोर इफेक्टिव इन नॉकिंग अ बेयर डाउन। एक रीच है, उसको मार गिराना है, तो कौन सा बुलेट जो है वो बेहतर रहेगा, रबर बुलेट है और दूसरा जो है वो लेड बुलेट है। तो आपने ये देखना है कि ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा। ये देखिए, हमने कहा था कि एफ जो होता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के बराबर है, दोनों का मोमेंटम सेम है। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों का मोमेंटम तो सेम है, लेकिन दोनों के जो टाइम की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। रबर बुलेट जो है वो फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब यह है कि अगर रबर बुलेट जो है उससे हम हिट करते हैं रीच को, तो उसके ऊपर जो डेल्टा टी की वैल्यू है, यानी कि रबर बुलेट का जो इफेक्टिव टाइम है वो कंपैरेटिवली लार्जर होगा, तो फोर्स कंपैरेटिवली कम होगी। तो उसके मुकाबले में अगर हम लेड बुलेट इस्तेमाल करते हैं तो ये इफेक्टिव टाइम जो है वो कम होगा। क्यों, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के बराबर है। इसका मतलब डेल्टा टी यानी कि इफेक्टिव टाइम जो है इसके लिए कम होगा, इसलिए ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा लेड बुलेट जो है। तो इसीलिए रीच को मार गिराने के लिए लेड बुलेट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अब अगली बात इसमें पूछी गई है पॉइंट टू पॉन्डर। उसमें यह कहा गया है कि डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स। तो हमने क्या पढ़ा था कि इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। अब मोमेंटम में अगर चेंज होगी तो इम्पल्स होगा, अगर मोमेंटम में चेंज नहीं है तो इम्पल्स नहीं होगा। तो मोमेंटम में चेंज कैसे हो सकती है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो भी मोमेंटम में चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसका मोमेंटम ही नहीं होगा। और अगर एक बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही तो भी उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मूविंग बॉडी जो है वो इम्पल्स एग्जर्ट करती है तो उस वक्त कर सकती है जब उसका मोमेंटम चेंज होगा, मीन वो वेरिएंग वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वह इम्पल्स एग्जर्ट कर सकता है, अगर वो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन है तो वो इम्पल्स एग्जर्ट नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, यानी कि पॉइंट टू द पॉन्डर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ अ फाइटर प्लेन चेजिंग अनदर व्हेन इट्स ओपन फायर। यानी कि ये एक फाइटर है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये आगे जा रहा है। अब ये फायर खोलता है, ये फायर खोलता है पीछे की तरफ, तो इसके जो मोशन है उसमें क्या इफेक्ट होगा, यानी कि उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये जब बम जो है ड्रॉप करेगा या पीछे की तरफ मिसाइल जो है फायर करेगा, तो उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा, इसको ये एक्सलरेट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसकी स्पीड में इजाफा होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि इसके मोमेंटम को कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन
इनिशियली ये जो मिसाइल थे इसके साथ रेस्ट पे थे, जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जाहिर है ये पुश लगाएंगे इस तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसकी स्पीड जो है वो अप हो जाएगी। लेकिन अगर एक जो प्लेन है वो परस्यू कर रहा है, यानी कि ऐसे समझने के लिए इसके पीछे भाग रहा है और फिर वो फायर करता है, तो वो फायर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फायर करेगा तो जाहिर है ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसकी फायरिंग से इसको रिटॉर्डेशन मिलेगी बैक डायरेक्शन में। नतीजा क्या निकलेगा कि इसकी स्पीड जो है कंपैरेटिवली कम होगी। इसका मतलब ये होगा कि जब ये फायर करेगा तो ये स्पीड अप होगा, जब ये फायर करेगा तो ये स्लो डाउन होगा। अब अगली बात जो बताई गई है ये सीट बेल्ट की है। आपने भी देखा होगा कि ये जब हम हाईवे पे जाते हैं या मोटरवे पे जाते हैं तो जा बजा लिखा होता है कि अपनी सीट बेल्ट जो है वो बांध दें। उसकी वजह क्या होती है, रीज़न क्या होती है? खुदा न खास्ता अगर कोई गाड़ी जो है फिर हिट करती है फॉरवर्ड इनके सामने किसी चीज़ के साथ, तो सीट बेल्ट जो है वो हमारे मोमेंटम को यानी कि हमारी मोशन को रोकने की कोशिश करती है। अदरवाइज़ क्या होगा, ज़ाहिर है गाड़ी रुकेगी तो हम तो उसी मोमेंटम के साथ जा रहे थे ना, तो हमारी बॉडी जो है वो लग सकती है, विंड स्क्रीन के ऊपर लग सकती है। बल्कि इवन शायद आपने वो क्लिप वगैरह देखे होंगे कि जब सडनली हिट करती है गाड़ी तो जो पैसेंजर होते हैं वो उनकी बॉडी जो है वो विंड स्क्रीन को तोड़कर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बाहर जा गिरती है। तो सीट बेल्ट क्या करती है, सीट बेल्ट एक्चुअली ये करती है कि ये उसकी जो स्पीड है यानी कि हमारी बॉडी की जो स्पीड है वो रिलेट कर देती है, यानी कि वो कोई साइड कर देती है स्पीड ऑफ द कार की बॉडी के साथ, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारी बॉडी जो है वो आगे डैशबोर्ड या स्टीयरिंग या विंड स्क्रीन को हिट नहीं करती। अच्छा, एक और बात भी है कि आजकल जो सीट बेल्ट आई हैं वो ऐसा है कि वो यानी कि जब बॉडी जो है आगे की तरफ जाती है तो वो सडनली लॉक नहीं करती बॉडी को, बल्कि रिलीज़ करती है थोड़ा थोड़ा, ताकि वही बात कि जो मोमेंटम में चेंज आती है उसका टाइम जो है उसको प्रोलॉन्ग करती हैं, जिसकी वजह से सीट बेल्ट की वजह से अगर जो इंजरी वगैरह होती हैं तो उनसे भी बचा जा सकता है। अब इसी तरह ये हेलमेट है, तो हेलमेट में क्या होता है, हेलमेट के अंदर जो है वो आपने देखा होगा कि पैडेड होता है, वो अंदर से उसके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबल किस्म का मटेरियल जो है भरा हुआ होता है। तो खुदा न खास्ता जब हमारा जो हेड है वो सड़क वगैरह पे लगता है तो फोर्स जो है वो कम हो जाती है। यही बात कि एफ जो है वो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी है, तो सीट बेल्ट भी डेल्टा टी को प्रोलॉन्ग करता है तो फोर्स की वैल्यू कम होती है। इसी तरह ये जो हेलमेट होता है ये भी डेल्टा टी को जो है वो इंक्रीज कर देता है, तो डेल्टा टी इंक्रीज होने की वजह से फोर्स की वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, हाँ ये है कुछ अपना पेज है 63 पे। आपने देखा होगा कि हमारी गाड़ियाँ जो होती हैं, कारें जो होती हैं, उसके पीछे जो है जिनके वैसे तो हर गाड़ियाँ जो होती हैं उनके भी सीट जो होती है ऊंची होती है, तो यहाँ हेड रेस्ट बना हुआ होता है, यानी कि ये कार वगैरह जो होती है इसकी सीट के साथ हेड रेस्ट होता है। तो उसका क्या फ़ायदा होता है, अब देखिए कि ये है हेड रेस्ट, ये सीट है, आदमी इसके ऊपर बैठा हुआ है तो ये हेड रेस्ट है। अब हेड रेस्ट क्या करता है, यानी कि ये ऐसे समझिए कि ये हेड रेस्ट है, यहाँ आदमी का हेड होता है। अगर कोई दूसरी कार या कोई चीज़ जो है इसको पीछे से हिट करती है तो अगर ये हेड रेस्ट ना हो तो क्या होगा, ये है गर्दन आदमी की, तो पीछे से जब हिट करेगी वो बॉडी तो ये आगे की तरफ सडनली एक्सोलेट करेगी, जिसकी वजह से सर पीछे की तरफ जाएगा, तो ये जो हमारी नेक है इसके ऊपर झरक आएगी। तो नतीजा क्या निकलता है कि अगर नेक जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग जाए तो ज़ाहिर आदमी जो है एक्सपायर हो सकता है। तो इससे बचने के लिए ये हेड रेस्ट लगाया हुआ होता है, ताकि हेड जो है हमारा उसी स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे जिस स्पीड से हमारी बॉडी जो है, बाकी बॉडी जो है वो मूव कर रही है, चाहे एक्सोलेट हो चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। तो पीछे से जब हिट करती है अगर कोई दूसरी कार, तो ये साथ जो हमारा पीछे जाने की बजाय बॉडी के साथ ही, यानी कि हेड रेस्ट को उसको सपोर्ट करता है, तो बॉडी के साथ ही हमारा हेड जो है वो मूव करता है, जिसकी वजह से हमारी नेक जो है वो जर्क से बच जाती है।
और इस तरह की सिचुएशन जो है, यही सवाल जो है रिपीट किया हुआ है तकरीबन। ये अगला इसमें पॉइंट टू द पाउंडर में कि ये थ्रिल मशीन होती हैं, उसमें ये अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं ना, तो उसमें मशीनें ऐसी होती हैं जिसके अंदर आदमी बैठता है तो उसको सडन वो एक्सलरेट कर देती है, यानी कि वो जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा उसका एक्सलरेशन होता है। तो कहता है कि अगर उसका एक्सलरेशन 3g के बराबर हो, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन से 3g तक का उसका एक्सलरेशन है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो फिर अगर हेड रेस्ट ना हो तो ये ज़िंदगी के लिए महफूज नहीं है। तो डेफिनेटली क्या होगा, वही बात कि हेड रेस्ट अगर नहीं होगा तो सारी की सारी जो जर्क होगी वो लगेगी गर्दन के ऊपर, नेक के ऊपर, जिसकी वजह से ये सेफ नहीं होगा। अगर हेड रेस्ट ना होगा तो डेफिनेटली गर्दन जो है इसका जो क्या कहते हैं कि जर्क की वजह से बहुत ज़्यादा इंजरी या कह लें कि मौत भी वाकई हो सकती है। अब अगला इसमें दिया गया है डू यू नो, ये हमने क्वेश्चन भी किया था कि अगर एक आप अपना प्रोजेक्टाइल है उसको 45 डिग्री के एंगल से फेंक दें तो उसका रेंज मैक्सिमम होगा, लेकिन अगर 45 से जितना कम एंगल के ऊपर फेंकते हैं उतना ही एंगल एक्सीड कर देते हैं, तो दोनों सिचुएशन में रेंज जो है वो सेम रहता है। यानी कि अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों सिचुएशन में रेंज जो है वो सेम रहेगा। और अगली बात ये भी देखें कि मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री के ऊपर होगा, जैसे जैसे एंगल कम होगा या ज़्यादा होगा, दोनों ही सिचुएशन में रेंज की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती जाएगी। और आखिर में ये बात है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जिस तरह हम फेंकते हैं तो ये इसका पैराबोलिक पाथ बनता है, तो एक्चुअल हम यहाँ इग्नोर कर रहे होते हैं किसको भी, एयर फ्रैक्शन को। ये है आइडियल पाथ, लेकिन रियल पाथ क्या होगा, रियल पाथ कुछ यूं होगा ऐसे, यानी कि रियल पाथ में एयर फ्रैक्शन जो है वो प्रोजेक्टाइल के मोशन को रिटार्ड करेगी, और बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि रिटार्डिंग फोर्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स से भी ज़्यादा हो जाती है हाई स्पीड के ऊपर, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि इसका हाइट जो है वो भी कम हो जाएगी और रेंज भी कम हो जाएगी। तो ये है एक्चुअल पाथ जो है, ये एक्चुअल पाथ ये है, ये एक्चुअल पाथ है, यानी कि एक्चुअल पाथ में क्या होगा, रेंज भी कम होगी और हाइट भी कंपैरेटिवली कम होगी। तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से ये बातें जो हैं एक्सप्लेन करने की, लेकिन डेफिनेटली ये बातें आपको आम किताबों में तो मिलेंगी नहीं। तो अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे फ्रीली क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।